मंत्री राजनाथ सिंह की पत्रकार परिषद चाली रही है। આપણે સીધા જઈશું ત્યાં। मैं कह सकता हूं कि वहां बीजेपी केवल मजबूती के साथ लड़ ही नहीं रही है, बल्कि कई सीटों पर हम वहां पर विजय हासिल करेंगे। मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं। साथियों, यह 2024 का चुनाव बीजेपी पिछले 10 वर्षों की जो हमारी उपलब्धियां हैं, गुड गवर्नेंस यानी सुशासन और साथ ही साथ विकास, और इनके साथ साथ प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, विश्वसनीयता और उनके शानदार ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। साथियों, इस देश को लंबे समय से एक ऐसे नेतृत्व की तलाश थी जो आजाद भारत को विकसित देश की कतार में ले जाकर खड़ा कर सके। वह मोदी जी के रूप में भारत को मिल गया है। आज भारत के विकास की रफ्तार दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। बड़े फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी हमारे इंडिया की है। और आप सबको जानकारी है कि 2014 तक जहां भारत इकॉनमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में 11th पोजीशन पर था, वह जंप लेकर आज 5th पोजीशन पर पहुंच गया है। और मैं ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल सारी फाइनेंशियल फर्म्स इस बात का दावा कर रही हैं कि भारत यदि इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा तो 2027 आते आते वर्ल्ड की टॉप 3 कंट्रीज में इसे खड़े होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। मैं मानता हूं इसके कई कारण हैं, पर सबसे बड़ा कारण है एक हमारे पास स्ट्रांग और क्रेडिबल लीडरशिप जो मोदी जी के रूप में हमारे पास है। मैं कह सकता हूं उनके पास विजन भी है, मिशन भी है और साथ ही साथ पैशन भी है। लेकिन कांग्रेस के पास क्या है, यदि इसके बारे में मुझे कहना हो तो मैं कह सकता हूं न नेता है, न नीति है और न तो नीयत है। गरीबी समाप्त करने की बात चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे हों, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी रही हों, चाहे राजीव गांधी जी रहे हों, चाहे मनमोहन सिंह जी रहे हों, सबने कही। लेकिन गरीबी को इस भारत से वह दूर नहीं कर पाए 50 वर्ष से अधिक समय तक शासन करने के बावजूद। लेकिन सारा विश्व सच्चाई को जानता है कि पिछले 8-9 वर्षों में ही 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने कामयाबी हासिल की है, तो हमारी सरकार ने कामयाबी हासिल की है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की यह रिपोर्ट है कि आज भारत में गरीबी सबसे निचले स्तर पर है। लेकिन हम इतने से ही संतुष्ट नहीं हैं। गरीबी को हम लगभग समाप्त करना चाहते हैं और हमारा टारगेट है कि विद इन 5 to 10 ईयर्स भारत से गरीबी को हम पूरी तरह से समाप्त करने में कामयाब होंगे। कांग्रेस इस दृष्टि से कुछ नहीं कर पाई, लेकिन मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं इस संबंध में कोई करेगा तो हम लोग करेंगे। लोकसभा के चुनाव परिणाम का जहां तक प्रश्न है, सूरत ने इसका श्रीगणेश कर दिया है। निर्विरोध हमारे प्रत्याशी की विजय यहां पर हुई है। लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है हम लोगों के ऊपर। इस समय देश में लोकतंत्र खतरे में है। अब यह बात हमारी समझ में नहीं आती है, आधार क्या है यह आरोप लगाने का। क्योंकि इसके पहले भी लोकसभा में 28 सांसद निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, जिनमें कांग्रेस के 20 हैं, समाजवादी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी 2-2 हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य बाकी दलों के भी लोग इसमें शामिल हैं। मैं मानता हूं कि हार की हताशा में कांग्रेस इस प्रकार के कुतर्क दे रही है और कांग्रेस कहती है कि इस समय देश में लोकतंत्र संकट में है, लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन मैं बताना ही नहीं चाहता, सारे देशवासियों को इस बात की जानकारी है। इमरजेंसी लाकर लोकतंत्र की हत्या करने का काम यदि किसी ने इस देश में किया है, अपराध किया है, तो कांग्रेस ने किया है। फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया तो कांग्रेस के राज में हुआ है।
18 महीने तक हम सब सारे लोगों को जेल की हवा खानी पड़ी है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, इलेक्टेड गवर्नमेंट, चुनी हुई हमारी प्रदेश सरकारों को सर्वाधिक यदि किसी ने भंग किया है तो कांग्रेस ने किया है। देश में अब तक 132 बार 132 टाइम्स आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू यदि हुआ है तो इसमें 90 बार 90 टाइम्स कांग्रेस ने लगाया है। और अकेले इंदिरा जी ने सरकार गिराने की हाफ सेंचुरी लगा रखी थी। और आरोप हम लोगों के ऊपर लगाया जा रहा है कि हम लोग लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं, आप ये बतलाइए कि हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहीं एक भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल डाउन करने का, उसको गिराने का काम किया हो? एक भी ऐसी कोई गवर्नमेंट हो? भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई यदि होती है तो उसको भी बतलाते हैं कि देश के लोकतंत्र के लिए गंभीर संकट पैदा हो गया। साथियों, बीजेपी का संकल्प पत्र एक नए, समर्थ और विकसित भारत के निर्माण की यह पक्की गारंटी है, जबकि कांग्रेस का घोषणा पत्र विभाजनकारी और मैं मानता हूं तुष्टीकरण से भी यह प्रेरित है। साथियों, आजादी के समय महात्मा गांधी ने कहा था अब इस कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, मगर उनकी बात कांग्रेस ने नहीं मानी। तो मैं समझता हूं कि अब जनता ने ये सोच रखा है, निर्णय ले रखा है। जो महात्मा गांधी जी ने कहा था कांग्रेस को समाप्त करने की बात, तो इन लोगों ने समाप्त नहीं किया, लेकिन अब हमें ही इस कांग्रेस को समाप्त करना पड़ेगा। मुझे लगता है जनता ही अभी इस कांग्रेस को समाप्त करने पर का निर्णय ले चुकी है। साथियों, एक गरीब परिवार में जन्मा व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं था, वह अपनी क्षमता, प्रतिभा और विश्वसनीयता के आधार पर देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। यह है भारत के लोकतंत्र की ताकत। मेरा यह मानना है कि 2024 का चुनाव भारतीय लोकतंत्र की मजबूती, विश्वसनीयता का एक अकाट्य यह प्रमाण बनने जा रहा है। मेरी निश्चित मान्यता है। भारत के बारे में एक अमेरिकी राजदूत का कोट है जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। एरिक गार्सेटी, अमेरिकन एम्बेसडर, ने एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने यह कहा है, इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर, इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर, कम टू इंडिया। If you want to feel the future, come to India. If you want to work on the future, come to India. माने इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत के प्रति कैसी यह धारणा बनी हुई है, उसकी यह एक मिसाल है। और मैं एक नज़ीर और आपके सामने पेश करना चाहूँगा। पहले अमेरिका में लोग जब किसी बड़ी कंपनी में सीईओ की नियुक्ति करनी रहती थी, सवाल ये पूछते थे, सवाल क्या पूछते थे? सीधे सीधे कहते थे कि आप चूंकि इंडियन है इसलिए आप सीईओ नहीं बन सकते। लेकिन अब कहा जाने लगा है, अब जाने लगा कि आप सीईओ नहीं बन सकते क्योंकि आप इंडियन नहीं हैं। एक इतना बड़ा चेंज हमको देखने को मिल रहा है। और आज दुनिया की कंपनियों की सूची में हर 10 बड़ी कंपनी में एक सीईओ यदि किसी देश का है तो भारत का है। यह हमारी एक मेजर अचीवमेंट है जो कि पिछले 10 वर्षों में हम लोगों ने मोदी जी की लीडरशिप में हासिल की है। और भारत का स्टेचर तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में तेजी के साथ बढ़ा ही है, सारी दुनिया स्वीकार करती है। तो मित्रों, मेरी तरफ से बस इतनी ही बात है। आप लोग कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं। एक मिनट। अभी चैनल का नाम, मीडिया का नाम पहले बोलिए, पार्टी का नाम बोलिए, बाद में। माइक आप लो। मैंने ऐसे बोलिए। देखिए, इंडिया अलायंस की जो लोग हैं, मतदाता,
उनको भी लगता है कि इंडी अलायंस किसी भी सूरत में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। उनके अंदर हताशा और निराशा है। स्वाभाविक रूप से एक वोटिंग के प्रति एक जो इंथुजियाज्म होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, वह उत्साह उनके अंदर नहीं है। एक कारण तो यह भी है, एक कारण थोड़ा गर्मी का भी हो सकता है। अखिल भारत महामंडलेश्वर की तरफ केंद्र महामंडलेश्वर हिमाम सखी वाराणसी ने नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रही, उसको किस तरह देख रहे हैं? क्या कहा है? केंद्र महामंडलेश्वर बनारस से चुनौती दे रहे हैं। क्या कहें? चुनौती दी है सर। किसने चुनौती दी? प्रधानमंत्री के सामने लड़ रहे सर, आपको पता नहीं? नहीं बनारस में फॉर्म मैं करेंगे, हैं? बनारस में चुनाव लड़ेंगे महामंडलेश्वर। अरे भाई चुनाव तो देखिए मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है। नहीं तो सर एक चुनाव में मैदान में उतरी है, उनकी नाम लेकर उतरी है, उनका जो एजेंडा है और वो बड़ी चुनौती है। हाँ, चुनौती होगी, उनके लिए होगी, हम लोगों के लिए चुनौती नहीं है। कल से जिस तरह से राहुल गांधी ने अपना स्टेटमेंट दिया है राजा महाराजाओं के लिए, क्या कहेंगे? देखिए मैं जानता हूं कि जब भारत आज़ाद हुआ था, जब राज्यों के विलय का प्रश्न था, तो हमारे राजा महाराजा जो भी यहाँ के थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अपील पर सबने अपने राज्य का बहुत ही सहर्ष विलय करने के लिए अपनी सहमति दी थी। राजा जी सर, प्रधानमंत्री का भी बयान आया है राहुल के बयान के बाद। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस के जो सहजादे हैं वो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, नवाबों सुल्तानों के खिलाफ कभी नहीं बोलते, बल्कि छत्रपति महाराज, शिवाजी महाराज और सभी राजा। રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહની પત્રકાર પરિષદ યોજાઈ, જેમાં તેઓએ માહિતી આપી કે મોદી પાસે મિશન, વિઝન અને પેશન છે, જ્યારે કોંગ્રેસ પાસે કંઈ જ નથી। 50 વર્ષ કરતાં વધુ સમયથી કોંગ્રેસ શાસન કરવા છતાં કોંગ્રેસે દેશમાંથી ગરીબીને નથી મિટાવી। તો ભારતમાં ગરીબી સૌથી નીચા સ્તર પર છે। અત્યારે કોંગ્રેસ આરોપ લગાવે છે કે લોકતંત્ર ખતરામાં છે। કદાચ હારની હતાશાથી કોંગ્રેસ આ પ્રકારે આક્ષેપ કરી રહી છે।